हेलो एवरीवन। यूपीएस मल्लपुर मानधाता प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग संख्या पद्धति के बारे में भाग 1 का वीडियो हम लोगों ने देखा, जिसमें कि हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में चर्चा किया था। अब हम आज उससे आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं। गणना करने में कोई चीज़ गिनना हो तो जिसमें हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के गिनने में एक तथ्य जो कि छूट जाता है, उसको हम लोग देखिए आगे चर्चा करते हैं। जो है, देखिए पहली स्लाइड आपके सामने पेश है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक आयत बना हुआ है जिसमें कि देखिए वृक्ष आपके दिख रहे हैं कुछ। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली स्लाइड में कितने वृक्ष हैं, तो आप गिन के बता सकते हैं 1, 2। दूसरे आयताकार भाग में आप देख सकते हैं, आप कितने वृक्ष दिख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि 1 वृक्ष है। और ये तीसरा जो आयताकार आपको दिख रहा है, इसमें अगर आपसे पूछे कितने वृक्ष हैं, तो आपका शायद जवाब यही होगा कि कोई पेड़ नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है। अब समस्या यहाँ बनती है, अभी तक हम लोग गिनने में, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने आपको गिनने की बात कहा कि आप जरा इसमें आप हम लोग गिन कर बताएं। जो है, यहाँ तो हमने 2 बता दिया पेड़ है, यहाँ 1 है। अब यहाँ कोई पेड़ नहीं है। अब इसके लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या संकेत हो सकता है मैथमेटिक्स में। तो जाहिर बात है, यहाँ कोई पेड़ नहीं है, इस तथ्य को परिभाषित करने के लिए या इसको संकेत देने के लिए एक नए संकेत का जन्म हुआ है, जो कि हम शून्य कहते हैं। यानी कोई पेड़ नहीं है, इस तथ्य को हम लोग किससे दर्शाएंगे? शून्य से। तो अंकगणित में भी हम लोग देखे हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि किसी तथ्य को हम लोग क्या होता है संख्यांक रूप प्रदान कर दें या आंकिक रूप प्रदान कर दें। तो इस प्रकार हमारे पास जीरो का भी निर्माण हो गया, यानी इसका भी उद्भव हो गया। अब हम देखिए इस जीरो का प्रयोग कैसे करते हैं गिनने में, आगे हम लोग बात करते हैं। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, क्यों? हम लोग हमेशा करते हैं, शून्य से गुणा कर दें। बच्चे इस पे बहुत सारे चुटकुले भी कहते हैं। जो है, गणित और इतिहास के टीचरों में एक बार लड़ाई हो गई, तो इतिहास के टीचर ने कहा कि मैं पूरा अकबर की सेना आपके ऊपर छोड़ दूंगा। जो है, तो उस पे बच्चे ने कहा जो है कि ठीक है, आप छोड़ दीजिए उसको, मैं ब्रैकेट में बंद करके शून्य से गुणा कर दूंगा। तो जाहिर बात है, शून्य से गुणा कर देने के बाद उसकी सेना शून्य हो जाएगी। तो ये बच्चे आपस में करते रहते हैं। तो हम लोग इसको आज जाने कि शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, क्यों? आइए देखते हैं इसके बारे में। हम जानते हैं कि गुणा एक प्रकार की योग संक्रिया है, यानी हम लोग जो गुणा करते हैं वह योग ही है, लेकिन है कि उसको कम समय में करने के लिए मैंने हम लोगों ने जो है एक अपनी सुविधा के लिए एक संक्रिया का और निर्माण कर लिया है, गुणा। तो गुणा एक प्रकार की योग संक्रिया है। इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए 2 गुणे 3, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? 2 का 3 बार योग। आप देख सकते हैं 2 + 2 + 2 = क्या होगा? 6 होगा। इसको हम लोग सुविधाजनक बनाने के लिए गुणा करते हैं कैसे? 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। पहाड़े का जो निर्माण हुआ है उससे क्या होता है? 2 तिहाई 6। एक्चुअल में 2 तिहाई 6 जो हम लोग करते हैं, ये एक प्रकार का देखा जाए तो योग ही है। 2 + 2 + 2 यानी 2 का 3 बार योग। आगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 10 गुणे 4, अर्थात यहाँ भी क्या होगा? 10 कितनी बार जुड़ेगा? 4 बार। 10 को 4 बार आप जोड़िए, 40 आ जाएगा। और आप 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 10 चौक 40। अब बात हम लोगों को शून्य से शुरू किया गया था कि शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। इसको भी ऐसे देख लें, इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार शून्य गुणे हमने 5 लिया है। अब आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? शून्य कितनी बार जुड़ेगा? 5 बार जुड़ेगा। तो जायज बात है, शून्य को 5 बार अगर हम जोड़ेंगे तो शून्य ही आएगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि शून्य में किसी संख्या से गुणा करें तो क्या आएगा? शून्य ही आएगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। 5 गुणे अगर हम शून्य करें, यानी
5 का किसी भी बार गुणा ना कि क्या होगा, मान 0 ही होगा। तो हमारे ख्याल से आपने ये बात तो समझ लिया होगा कि 0 में किसी संख्या से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ 0 की बात चल रही है, तो 0 को हम लोग गिनने में, अभी पीछे स्लाइड में आपने देखा होगा कि कोई पेड़ नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है। उस अवधारणा से हमारी 0 का जो है आविष्कार कह सकते हैं हुआ। अब हम 0 को क्या करें, हम प्राकृतिक संख्या में अगर हम ऐड कर दें तो एक नई संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल करने से जो संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक संख्या हो गया, इसमें 0 को और ऐड कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है, तो एक नई संख्या बन जाती है। तो और इस संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत की ओर अग्रसर होती है जो है। यहाँ हम लोग जो प्राकृतिक संख्या में एक अधूरापन था, यहाँ आके पूर्ण हो जाता है जो है। आगे हम बात करते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन कैसे करेंगे। इसके लिए संख्या रेखा का हम निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद देखिए 0 से हम शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट अनंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ हम लोग जो 0 का पूर्ण संख्याओं का बढ़ने का क्रम है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 में 1 जुड़ा हुआ है तो 2 आया, सॉरी 0 में 1 जोड़ने पर 1 आया, 1 में 1 जोड़ने पर 2 आया, इस तरह क्रम बढ़ता चला गया है। तो आप देखिए यहाँ अगर हम कुछ बात करें कि 0 के पहले कौन सी, सॉरी 1 के पहले कौन सी संख्या है, 0, 2 के पहले कौन सी संख्या है, 1 है, अगर 2 की बाद संख्या कहें हम तो 3। यानी 1 की पूर्ववर्ती संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब दे देंगे जो है। यानी 1 के पहले कौन सी संख्या है आप देख सकते हैं। दूसरा जवाब 5 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या, 5 की अनुवर्ती मतलब 5 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, आप निश्चित रूप से देख पा रहे होंगे, 6 आप बता देंगे। देखिए यहाँ अभी हमने बढ़ने के क्रम पे बात किया जो है कि पूर्ण संख्याएं किस क्रम में बढ़ रही हैं। पहली संख्या में 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, फिर उसके आगे वाली संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या, फिर 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम लोग बढ़ते चले जाएं, जिसका क्रम समाप्त होने वाला नहीं है, ये अनंत की ओर अग्रसर हो जाती है जो है। अर्थात हम कह सकते हैं संख्या रेखा पर हम देख सकते हैं कि संख्याएं बाएं से दाएं एक एक के अंतर से बढ़ रही हैं। आगे हम बात करते हैं जो है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। देखिए यहाँ हम बात कर सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का ऐसा समूह जो बाएं से दाएं एक एक के अंतर से बढ़ता है उसे क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जाहिर बात है पूर्ण संख्याओं का एक हम समूह ले रहे हैं तो नियम तो वही होगा, बाएं से दाएं एक एक संख्याएं का अंतर बढ़ेगा जो है। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में एक लेते हैं जो है उदाहरण संख्याओं का, 2 3 4। देखिए अब आप कैसे बढ़ेगी, 2 में +1 करिए 3, 3 में +1 करिए 4, मीन्स इसका देखा जाए तो अंतर कितना आ रहा है, अरे बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाइए कितना आएगा, एक ही आएगा। 4 में 3 को घटाइए देखिए एक ही आएगा। एग्जाम्पल और ले लें, देखिए इसमें भी वही सेम आपको बढ़ा है। तो नोट देखिए इस पे इंपॉर्टेंट बातें हम कर सकते हैं। ही मीन्स 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। कब, जब ये बढ़ते हुए क्रम में रहे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हो और बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएं तो हमेशा इसका अंतर क्या आएगा, एक ही होता है। अब आप देखिए 3 क्रमागत संख्याएं ले लें और अगर बीच की संख्या को मिस कर दिया जाए और बता दिया जाए यहाँ x रख दिया जाए या कोई भी अलजेब्रिक मान रख दिया जाए और आपसे कहा जाए बीच वाली संख्या को ज्ञात करिए, तो निश्चित रूप से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़कर और उसमें क्या करेंगे आप 2 से भाग दे दीजिए, तो निश्चित रूप से बीच की मध्य की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने लिया है एग्जाम्पल में 3 4 5, अगर ये बीच में 4 न लिखा होता, x लिखे होते, अगर हमसे पूछा जाता कि इसका बीच की जो संख्या है इसका मान बताइए, तो निश्चित रूप से हम पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देते और हमको बीच की संख्या 4 ही प्राप्त हो जाती जो है। अब आप ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद
हम लोग जो है इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं जो है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।